अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं एडवोकेट नजम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लॉ बाय नजम। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान का सिविल लीगल सिस्टम किस तरीके से काम करता है और ये सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से आपका सिविल केस मुख्तलिफ मराहल तय करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचता है, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सिविल लॉ एक ऐसा कानून होता है जिसके ज़रिए से शहरियों को हुकूक फराहम किए जाते हैं और शहरियों के दरमियान उठने वाले तनाज़ात को हल किया जाता है। जिस तरह के शहरियों के आपस में लेन देन के मामलात, शादी ब्याह के मामलात या फिर कोई भी कारोबारी कॉन्ट्रैक्ट से निकलने वाले मामलात को सिविल लॉ की मदद से हल किया जाता है। किसी भी सिविल लीगल सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले उसके मुरवजा कानून को समझना ज़रूरी होता है। किसी भी सिविल केस के लिए सबसे पहले सिविल प्रोसीजर कोड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि किसी भी सिविल केस के मुख्तलिफ मराहल के प्रोसीजर को डिफ़ाइन करता है और बताता है कि किस तरीके से मुख्तलिफ मराहल तय होंगे। इसके बाद कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंटिव लॉ होगा जो कि आपके तनाज़ात से रिलेटेड होगा। जिस तरह के अगर शादी ब्याह के मामलात हैं तो हमारे पास फैमिली एक्ट मौजूद है। इसी तरीके से लेन देन के मामलात के अंदर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट मौजूद है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मौजूद है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ कानून जो हैं वो मिलकर सिविल केस के अंदर अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं। इसी तरीके से सिविल लीगल सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले उन अदालतों का समझना भी ज़रूरी है जहाँ पर ये केस दायर होते हैं। जिस तरह कि हमने पिछली वीडियो के अंदर बयान किया कि सिविल लीगल सिस्टम के अंदर भी एक सिविल जज मौजूद होता है जो कि सबसे लोअर कोर्ट होती है, मतलब कि सबसे पहले जो है वो केस उस सिविल जज के पास पेश होता है। तो जो सिविल जज होता है, ये हमने पहले भी बात की पिछली वीडियो के अंदर भी, कि कई जगह के ऊपर सिविल जज एक अलहदा सीट पे बैठी होती है, कई जगह के ऊपर सिविल जज और जुडिशल मजिस्ट्रेट इकट्ठी पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मतलब कि एक ही जज होता है, जब वो सिविल केस सुनता है तो उसको सिविल जज कहा जाता है और जब क्रिमिनल केस सुनता है तो उसको जुडिशल मजिस्ट्रेट कहा जाता है। और इसी के बाद हमारे पास मौजूद होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि सेशन कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी हमने बात की, ये भी सेम पावर्स इस्तेमाल कर रही होती हैं। और जब सिविल केस सुनती हैं तो इनको हम डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं और जब क्रिमिनल केस सुनती हैं तो हम इसको सेशन जज कहते हैं। इसी हवाले से इनकी अपील जो हैं वो हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जाती हैं। तो ये ही जो हैं सारी कोर्ट जो हैं वो हमारे पास मौजूद होती हैं और इन्हीं के ज़रिए हम अपना रिलीफ डिमांड करते हैं किसी भी सिविल लॉ के अंदर। किसी भी सिविल केस का आगाज़ बनाए दावा यानी कि कॉज ऑफ एक्शन से होता है और कॉज ऑफ एक्शन तब अराइज होता है जब आपके किसी भी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जाती है। इसीलिए कॉज ऑफ एक्शन की बेस के ऊपर ही आप अपना दावा दायर करते हैं और अदालत से ये मांगते हैं कि आपको आपके हकूक़ दिलाए जाएं। किसी भी सिविल केस का आगाज़ दावा यानी कि प्लेंट से किया जाता है, जो कि सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 7 के तहत दायर किया जाता है। इस दावा के अंदर आप उन लोगों का नाम लिखते हैं जिनके खिलाफ आप केस दायर करना चाहते हैं और इसी के साथ साथ वो तमाम अहवाल लिखते हैं कि किस तरीके से, किस जगह से और किस इलाके में आपका जो है वो कोई ना कोई हुकूक जो हैं वो सल्ब किए गए हैं। और फिर आप ये भी लिखते हैं कि आप अदालत से क्या चाहते हैं। इसी के साथ साथ आपको कॉज ऑफ एक्शन के बारे में बताना होता है कि बनाए दावा कब हुआ और उसके कितने देर के बाद जो है वो आप ये केस दायर कर रहे हैं। इसके साथ साथ कोर्ट फीस के ज़मन के अंदर भी आपको ये बताना होता है कि आपने कितनी कोर्ट फीस जो है वो दायर की है। तो कोर्ट फीस के हवाले से मेरी एक अलग से वीडियो मौजूद है जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, ताकि आप वो वीडियो भी देख लें और आप उस चीज़ को भी समझ लें। जब भी कोई प्लेंट दाखिल होती है तो उसके बाद जितनी पार्टीज उसके अंदर होती हैं उनको नोटिस भेजे जाते हैं कि वो भी आएँ और आपके दावे का जवाब दे सकें। इसी तरीके से उनको 30 दिन का टाइम मिलता है कि वो अपना जवाब, जिसको जवाब दावा या फिर रिटन स्टेटमेंट कहा जाता है, जो कि ऑर्डर 8 के तहत, ऑर्डर 8 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड के तहत दायर की जाती है। जवाब दावा यानी कि रिटन स्टेटमेंट जो है वो सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 8 के तहत दायर की जाती है और उसके अंदर वो तमाम अहवाल बताए जाते हैं कि ये केस आपके ऊपर क्यों दायर हुआ और आप इसके जवाब के अंदर क्या क्या कहना चाहते हैं, यानी कि आप अपना मौक़िफ़ जो है वो अदालत के सामने लेकर आते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट के बाद दोनों पार्टीज़ को मुसालहत के लिए एक मौका दिया जाता है कि वो अदालत के अंदर आएँ और अपने मामलात जो हैं वो हल कर लें अगर हो सकते हैं तो।
इसी के साथ साथ अगर कोई शख्स दावा के बाद पेश नहीं होता तो उसके खिलाफ एक्स पार्टी कार्रवाई की जाती है, मतलब कि उसकी गैर मौजूदगी के अंदर उसके खिलाफ एक तरफा फैसला शहादत को देखते हुए कर दिया जाता है। दावा और जवाब दावा आने के बाद और मुसालहत भी नाकाम होने के बाद फिर जो है वो इश्यूज़ फ्रेम किए जाते हैं, मतलब कि दावे को भी देखा जाता है और जवाब दावे को भी देखा जाता है, और वो इश्यूज़ उठाए जाते हैं कि जो दोनों के अंदर डिस्प्यूटेड हैं, जिसके ऊपर दोनों पार्टीज़ डिसएग्री कर रही हैं। उनके मुताबिक कुछ क्वेश्चन रेज किए जाते हैं जो कि क्वेश्चन की शक्ल के अंदर होते हैं और अदालत की तरफ से जारी होते हैं, और उनके अंदर वो तमाम इश्यूज़ बारी बारी पेश किए जाते हैं, और ये भी बताया जाता है कि ये इन सवालों का जवाब कौन सी पार्टी देगी, मतलब कि वो पार्टी ए यानी कि दावा करने वाली देगी या पार्टी बी जिन्होंने जवाब दावा दिया है। इश्यूज़ फ्रेम करने के फ़ौरन बाद जो दोनों पार्टीज़ होती हैं इनको शहादत पेश करने का मौका दिया जाता है। सबसे पहले दावा करने वाली पार्टी यानी कि प्लेंटिफ को मौका दिया जाता है कि वो आए और अपने तमाम सबूत जो है वो अदालत के सामने पेश करे। मुद्दई यानी कि दावा करने वाला अपने गवाहान पेश करता है और उनके ऊपर मुद्दा अलय यानी कि डिफेंडेंट या जिसने जवाब दावा जमा करवाया होता है उनका वकील जिरा करता है, मतलब उनसे सवाल जवाब कर सकता है। इसी तरीके से मुद्दई अपनी जानब से तमाम डॉक्यूमेंट्स भी पेश करता है अदालत के सामने कि ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं जो कि मेरे हकूक़ के मुताबिक दुरुस्त हैं, जिससे मुझे मेरा हक मिलना लाजमी है। मुद्दई के बाद मुद्दा अलय को भी ऐसा ही एक मौका दिया जाता है कि वो भी अपने गवाहान को पेश करे। उनके ऊपर मुद्दई का वकील जो है वो जिरा करता है, और इसी तरीके से मुद्दा अलय अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी अदालत के सामने लाते हैं, और इनके ऊपर दोनों साइड के वकला साहबान अपनी अपनी बहस करते हैं, और उसके बाद केस जो है वो एक फ़ाइनल शक्ल की तरफ चला जाता है। इन सबूत और गवाहों को देखते हुए अदालत अपना एक फ़ैसला देती है जिसको कि जजमेंट कहा जाता है, और इसी जजमेंट के अंदर आपके हकूक़ की बात की जाती है। अगर तो मुद्दई के हुक्म को जो है वो तस्लीम कर लिया जाता है तो इस केस को डिक्री कर दिया जाता है। डिक्री की मुराद ये होती है कि मुद्दई जो बात कहना चाह रहा है वो दुरुस्त है और उसका हक तस्लीम कर लिया जाता है। इसी तरीके से अगर अदालत ये फील करती है कि दावा ठीक नहीं है तो अदालत जो है उस दावे को खारिज भी कर सकती है। इसका मतलब होता है कि मुद्दई ने जो दावा किया है वो बिल्कुल गलत है और मुद्दई के किसी हक की किसी राइट की इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुई। डिग्री के हवाले से बात कर लेते हैं कि डिग्री एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसी जजमेंट होती है अदालत की जानिब से जो आपके तमाम जो हुकूक जो हैं वो उनको डिफ़ाइन कर रही होती है। उसमें वन बाय वन जिस तरह हमने इश्यूज़ फ्रेम किए थे उनका वन बाय वन आंसर दिया जाता है, और तमाम सबूत और गवाहान की रोशनी के अंदर या हक को तस्लीम किया जाता है या पार्शली भी तस्लीम किया जा सकता है। ये भी कहा जा सकता है कि जितना हक मुद्दई मांग रहा है उतना हक तो नहीं है, लेकिन शायद थोड़ा है, ज़्यादा है, जितना भी है वो तमाम जो है उस डिक्री के अंदर जो है वो डिफ़ाइन कर दिया जाएगा। इसी के बाद इस डिक्री के ऊपर अमल दरामद कराने के लिए एक अलहदा से जो है वो एग्जीक्यूशन की दरख्वास्त उसी अदालत के अंदर दायर करना पड़ती है जो कि उसके ऊपर अमल दरामद कराती है। अगर कोई भी ऐसी डिक्री है जो कि किसी सिविल जज साहब ने पास की है तो उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगी, और इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास से होते हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। और अगर कोई ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज की जुरिस्डिक्शन होती है, जिस तरह के 489F के केसेस, मतलब के रिकवरी के केसेस जो कि स्पेशल लॉ के तहत आते हैं, तो चेक वगैरह के केसेस ये डायरेक्टली सेशन कोर्ट के अंदर चलते हैं। तो ऐसे केसेस की डिक्री जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जाती है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की फिर अपील जो हैं वो हाई कोर्ट से जाती हैं, होती हुई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती हैं। इसी हवाले से आज हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान का सिविल लीगल सिस्टम काम करता है और किस तरीके से कोई भी सिविल केस जो है वो मुख्तलिफ मराहल अपने तय करता है। हमने देखा कि किस तरीके से कोई भी प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़, शहादत और इस तरीके से जजमेंट एंड अपील और एग्जीक्यूशन किस तरीके से काम करती है। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी मेरे लॉ बाय नजम के नाम से पेजेस मौजूद हैं, उनको भी लाइक एंड फॉलो करें। बहुत शुक्रिया।